हेलो साइको ड्रीमर्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है सीडो साइकोलॉजी। सीडो साइकोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो सीडो साइकोलॉजी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होती है। कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो होते हैं जो दावा करते हैं कि वो आपको साइकोलॉजिकली या फिर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं, जबकि उनके पास कोई भी साइकोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्हें नहीं मिली होती है, बट वो ऐसा दावा करते हैं कि वो फिर भी साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर आपको आपकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें हम क्वार्क्स बोलते हैं, जो कि सिर्फ प्रिटेंड करते हैं क्वालिफिकेशंस होने का और इसके लिए एलिजिबल होने का, जबकि वो नहीं होते हैं। उन्हें हम सीडो साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं। और सीडो साइकोलॉजिस्ट्स क्या करते हैं, वो कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो सीडो साइकोलॉजी में इंक्लूडेड हैं, उनमें से कुछ मेन वाले हम आज पढ़ने वाले हैं। और स्टे ट्यून्ड, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी आपको अपनी लाइफ से और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A pseudopsychology is any unfounded system that superficially resembles psychology. तो फर्स्ट थिंग जो है सीडो साइकोलॉजी के बारे में वो यही है कि ये ऐसा एक अनफाउंडेड सिस्टम है, यानी कि जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या है। इसको कभी भी ऐसे ये डिस्कवर नहीं हुआ कभी भी, नहीं इसके बारे में कुछ ऐसी साइंटिफिक या एविडेंसेस टाइप समथिंग कुछ भी नहीं है। ये बस सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये साइकोलॉजी से रिजेंबल करता है, कुछ साइकोलॉजी जैसा लगता है, बिकॉज इसमें लोग आपकी लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताने का दावा करते हैं। कई सारे सीडो साइकोलॉजीज जो हैं, दे गिव अपीयरेंस ऑफ साइंस बट आर एक्चुअली फॉल्स। ऐसी कई सारी सीडो साइकोलॉजीज़ हैं जो आपको ऐसा दिखाती हैं कि वो साइंस हैं। उन बाहर से देखने में उनको, जैसे न्यूमरोलॉजी के बारे में हम कह लें, इसमें नंबर्स से आपके बारे में बताया जाता है। ये दिखने में बाहर से ऐसी अपीयरेंस दिखाते हैं जैसे कि ये भी साइंस ही है एक, बट एक्चुअली नहीं होती है, ये फॉल्स होता है। सीडो का मतलब ही है फॉल्स, यानी झूठा। सो जो रियल नहीं है, जो फॉल्स है, दैट इज़ सीडो। और सीडो साइकोलॉजी का या सीडो साइंस का ऑब्वियस मीनिंग है कि वो झूठी साइंस या झूठी साइकोलॉजी है। Pseudo psychologies change little over time because their followers avoid evidence that contradicts their beliefs, and that is obvious. Pseudo psychologies जो होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम में भी बहुत ज़्यादा बदलती नहीं है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग सीडो साइकोलॉजीज़ में बिलीफ रखते हैं, जो लोग मानते हैं इन्हें और इन्हें अप्लाई करते हैं, वो लोग साइंटिफिक एविडेंसेस को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे साइंटिफिक एविडेंसेस जो कि उनके बिलीव्स को कॉन्ट्रडिक्ट करें, यानी कि जो वो उनका जो मानना है उसके ऑपोजिट अगर कोई भी साइंस कह रही है या फिर कोई भी ऐसी बात, साइंटिफिक रिसर्च कोई ऐसी आती है जो कि उनके बिलीफ को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, तो वो उसको मानने से ही इनकार कर देते हैं। और उनकी जो ये सीडो साइकोलॉजीज़ है, इनमें कुछ खास अंतर नहीं आता, ये हमेशा से ऐसी ही चली आती है। बट साइंस इज़ ऑलवेज़ एवर चेंजिंग, क्योंकि नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं और चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि ये रियलिटी पर बेस्ड है। बट सीडो इज़ फॉल्स, तो फॉल्स चीज़ है, वो रियलिटी पर बेस्ड नहीं है, इसीलिए ये साइंटिफिक एविडेंसेस को नहीं मानते। इसमें पहली जो हम पढ़ने वाले हैं सीडो साइकोलॉजी के बारे में, दैट इज़ पामिस्ट्री। इसका मतलब होता है पाम रीडिंग जो होती है, आपने देखा होगा, हस्तरेखा को देखकर आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में बताया जाता है। कई सारे लोग ऐसा करते हैं। ये एक फॉल्स सिस्टम है जो कि क्लेम करता है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में ये बताता है और आपकी फ्यूचर के बारे में, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है आपके हाथों की लकीरों को पढ़कर। इट डजेंट मेक एनी सेंस, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड सीडो साइकोलॉजी। तो इनका मानना होता है कि हाथों में जो लकीरें होती हैं, जो साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो वो सिंपली जब हम
छोटे होते हैं तब से लेकर बड़े होने तक हमारे हाथों की जब हम मुट्ठी बनाते हैं उस वजह से वो लकीरें बन जाती हैं। सबकी अलग अलग तरीके की लकीरें होती हैं और उन लकीरों को देखकर वो लोग दावा करते हैं कि वो आपकी लाइफ और फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, बट इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ टेलिंग fortunes from the lines, marks and patterns on the hands, particularly by the palms। मतलब कि पाम्स में जो स्पेशली हाथों में भी पीछे आगे भी लकीरें होती हैं, बट पाम्स में स्पेशली जो होती है लकीरें उनको देखकर ये लोग फॉर्च्यून बताते हैं। सो दैट इज़ पामिस्ट्री। इमेज में आप देख सकते हैं कि हाथ में कुछ लकीरें बनी हुई हैं और उनमें कुछ नाम लिखे हुए हैं। कुछ कहा जाता है कि ये जीवन रेखा है, ये मृत्यु रेखा है एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज़ फ्रेनोलॉजी। ये एक ऐसा फॉल्स एंटिक्वेटेड सिस्टम है जो कि ये मानता है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे स्कल के शेप से रिवील होते हैं। नहीं समझ आया? फ्रेनोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो हमारे डिफरेंट पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को गवर्न करते हैं। यानी कि हमारा सिर, अच्छा आपने अगर समझ नहीं आया तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनके सिर का पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, मतलब सिर उनका पीछे की तरफ उभरा हुआ होता है, और कुछ लोगों का फोरहेड बड़ा होता है, कुछ लोगों का फोरहेड आगे की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होता है, कुछ का थोड़ा दबा हुआ होता है, कुछ का पीछे का जो हिस्सा है स्कल का, सिर के पीछे का हिस्सा वो थोड़ा धंसा हुआ होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है या छोटा होता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्कल टाइप्स होते हैं। तो फ्रेनोलॉजी में यही माना जाता है कि ये जो डिफरेंट शेप्स हैं स्कल के वो इसीलिए हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी टाइप्स डिफरेंट है। उनका मानना होता है कि जिसका सिर पीछे से थोड़ा उभरा हुआ है उसकी पर्सनैलिटी टाइप कुछ इस तरह की होगी, उन सब लोगों की जिनका थोड़ा धंसा हुआ है वो इसलिए है क्योंकि वो लोग कुछ इस तरह के हैं। तो ये इस तरह से पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को गवर्न करते हैं। जैसे कि मसल्स होती हैं हमारे ब्रेन के पार्ट्स में दैट वर यूज्ड मोर ऑफन। इनका ऐसा मानना होता है कि मसल्स की तरह ही ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो जो ज़्यादा यूज़ किए जाते थे पहले वो बड़े हो गए और इसीलिए एनलार्ज हो गए ऐसे वो एरियाज़ जो उनके बाहर हैं स्कल में। यानी कि हमारे स्कल के अंदर हमारा ब्रेन है। तो इन जो फ्रेनोलॉजिस्ट्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि हमारे ब्रेन के जो एरियाज़, क्योंकि ये तो हम साइंटिफिकली भी जानते हैं कि ब्रेन के अंदर जो एरियाज़ होते हैं वो काफ़ी हद तक कुछ एरियाज़ कुछ पर्सनैलिटी टाइप से रिलेटेड होते हैं, कम्प्लीटली नहीं बट हाँ कुछ होते हैं काफ़ी हद तक। सो इनका ये मानना है कि वो एरिया जो ज़्यादा यूज़ किया गया होगा उस पर्सनैलिटी टाइप का वो एरिया वहाँ से उभर जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्कल में बम्प्स टाइप के बन जाते हैं, वो भी उभर जाता है। तो इसका मतलब है कि वो पर्सनैलिटी ट्रेट है जिस इंसान का जो हिस्सा उभरा हुआ है वही उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है उनके स्कल का। हालांकि कुछ सम ब्रेन एरियाज डू हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, जो कि अभी मैंने कहा कि ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन एरिया में जो कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ब्रेन, हमारा जो स्कल है वही उभर जाएगा उस पर्सनैलिटी फंक्शन वाले एरिया को ज़्यादा यूज़ करने पर। आप इस पिक्चर में, इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट पिक्चर में दिया हुआ है इसके फोरहेड के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा ऊंचा है, इसमें स्कल भी अलग से दिखाया गया है, किस तरह से ये डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। सेकंड वाली इमेज में पीछे का, सिर के पीछे का हिस्सा काफ़ी बड़ा है और थर्ड वाली में ऊपर का हिस्सा काफ़ी धंसा हुआ है ये, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज़ ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी क्या होती है? ये एक फॉल्स सिस्टम है जो कि ये बिलीफ रखता है, ये मानता है कि हैंडराइटिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स को रिवील करती है। अब हमारी बॉडी हो गई, हमारे स्कल से पर्सनैलिटी डिफाइन हो गई, हमारे पाम्स से पर्सनैलिटी डिफाइन हो गई, नाउ कम्स आवर हैंडराइटिंग ऑल्सो। किसी इंसान की हैंडराइटिंग कैसी है इससे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को रिवील करते हैं या दावा करते हैं ऐसा करने का ग्राफोलॉजिस्ट्स। ये इंडिकेट करता है कि पर्सनैलिटी किसी इंसान की उसकी हैंडराइटिंग से रिवील होती है। कुछ कंपनीज भी हैं यूएसए में जो कि हैंडराइटिंग एनालिसिस को यूज़ करती हैं जॉब एप्लीकेशंस को, जॉब एप्लीकेंट्स को एनालाइज करने के लिए। कैन यू बिलीव दैट?
डेफिनेटली वैल्यूएबल इन डिटेक्टिंग फॉर्जरीज। ऑब्वियसली जालसाजियाँ टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो झूठ वगैरह, मतलब हम ये कह सकते हैं ग्राफोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि राइटिंग किसकी है, कैसी है, ये चीज़ें हम ये जानने में वैल्यूएबल हो सकती हैं कि कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। बट इन पर्सनैलिटी इट कैन बी सेड श्योरली। और ये भी प्रूव हो चुका है कि कुछ केयरफुल टेस्ट हुए, कुछ अच्छे से, मतलब केयरफुली कुछ एक्यूरेसी के टेस्ट किए गए साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में। उसमें ये पता चला है कि जो ग्राफोलॉजिस्ट्स होते हैं वो पर्सनैलिटी रेटिंग में ऑलमोस्ट ज़ीरो स्कोर करते हैं, जबकि इनका दावा है कि हैंडराइटिंग को देखकर ये पर्सनैलिटी पता करते हैं। बट साइकोलॉजिकली जो साइंटिफिकली पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है उसके कंपैरिजन में उसकी स्केल पर ये ऑलमोस्ट ज़ीरो स्कोर करते हैं, यानी कि इनका कोई लेना देना ही नहीं है पर्सनैलिटी से। ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्लोज टू ज़ीरो। लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी ग्राफोलॉजी के एक एग्जाम्पल है। इसमें लिखा है कि हु फील्स मोर क्लोज विथ फैमिली, फैमिली के साथ कौन ज़्यादा क्लोज फील करता है। अब जो इंसान इस तरह से लिखता है अपना नाम, यहाँ पर जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ज़्यादा गैप छोड़ा हुआ है वो ज़्यादा क्लोज है अपनी फैमिली से, या फिर जो अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को पास लिखता है, या फिर किसी भी दो वर्ड्स को अपनी हैंड राइटिंग में जो वर्ड्स को पास लिखता है वो ज़्यादा क्लोज है। तो ये कुछ इस तरह से पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश की जाती है इसमें। नाउ कम्स न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी एक फॉल्स सिस्टम है, ये भी एक सीडो साइंस है ये भी, जो कि ये मानती है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिवील होते हैं कुछ सर्टेन नंबर्स से, स्पेशली यूजुअली बर्थडेज को माना जाता है, जैसे कि बर्थ की डेट हमारी, मंथ क्या है और ईयर क्या है। आपने शायद ये देखा हो, ये काफ़ी कॉमन है कि आपके बर्थ की डेट क्या है। सपोज आपके बर्थ की डेट है 27, तो दे वुड एड अप 2 and 7 एंड इट वुड कम 9, एंड आपका जो नंबर होगा, आपका जो बर्थ नंबर और समथिंग दे से कॉल इट, सो वो हो जाएगा 9। अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए थे तो भी 9 है, अगर आप 27 को हुए थे तो भी 9 है, अगर आप 18 को हुए थे तो भी 9 है, एंड सो ऑन। They are the database from which a numerologist is able to describe you, sight unseen। और ये डेटाबेस होता है, मतलब कि वो आपके बर्थडेज को आप देखकर ही आपकी पर्सनैलिटी बता देंगे, बिना आपको देखे, मतलब उन्हें आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। साइट अनसीन मतलब उनको ज़रूरत नहीं है आपको सामने से देखने की भी, वो आपको आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आपके बर्थडे से बता देंगे। एंड वुड यू बिलीव, क्योंकि मे बी 27 सितंबर को पैदा होने वाले कितने मिलियन लोग होंगे, तो क्या सबकी पर्सनैलिटी सेम होगी? 20, और अगर हम एक डेट ले रहे हैं तो उसी साल में, उसी डेट पर, उसी टाइम पर इनफैक्ट कितने सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, तो सबकी पर्सनैलिटी सेम तो नहीं हो सकती ना। जो हम फर्स्ट कुछ वीडियोस में अब तक हमने जो साइकोलॉजी में पढ़ा है उसमें हमने बात की थी बिहेवियर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में अभी आगे करेंगे कि बिहेवियर किसी भी दो लोगों का, ट्विंस का भी सेम नहीं हो सकता, वो भी तो सेम ही डेट पर पैदा होते हैं, तो फिर पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है? नंबर वैल्यूज़ आर असाइंड टू द लेटर्स इन योर नेम। कभी कभी ये भी किया जाता है कि नंबर वैल्यूज़ असाइन कर दी जाती है आपके नाम में जितने लेटर्स हैं उसको। अब नाम आपका क्या रखा गया ये तो आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी है, ये तो ऊपर से नहीं आया है, और वो नाम कुछ और भी हो सकता था। खैर, बाय एडिंग दीज, उन नंबर्स को फिर ऐड करते हैं विद द नंबर्स इन योर बर्थ डेट, आपके बर्थ डेट में जो नंबर है उससे। In a multitude of combinations, a numerologist establishes your key numbers। और फिर इस तरह से वो आपका की नंबर्स को फाइंड करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद वो इंटरप्रेट करते हैं कि इन की नंबर्स का क्या मतलब है, जो कि रिजल्ट करता है एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के। आपका नाम जोड़ते हैं, उसमें आपकी बर्थ डेट जोड़ते हैं, आपके कॉम्बिनेशंस, मल्टीट्यूड्स, सब कुछ जोड़कर और एक की नंबर बनाकर एंड ऑल, फिर वो बताते हैं कि आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एंड यू वोंट बिलीव, लोग मानते भी हैं। सो दिस इज न्यूमरोलॉजी। इट लुक्स सो क्लोज लाइक साइंस, नो। नेक्स्ट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है ये तो आपने ज़्यादातर ने सुना होगा। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र जिसे बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन है इंडियन सोसाइटी में, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है।
ये एक फॉल्स सिस्टम है जो कि बेस्ड होता है इस बिलीफ पर कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है, इंसान का जो बिहेवियर है, वो इन्फ्लुएंस होता है प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशंस से। मतलब कि जब वो इंसान पैदा हुआ तो उस वक्त प्लैनेट्स की और स्टार्स की स्पेस में क्या पोजीशन थी, उस पर डिपेंड करता है कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा होगा। और लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। दैट इज़ द मोस्ट आई वुड से अनबिलीवेबल थिंग। आई होप जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग नहीं इसे मानते होंगे, बट दिस इज़ ट्रू, बहुत लोग मानते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन that the position of the planets and stars at the time of a person's birth determines personality characteristics and affects behavior. ये इस assumption पर based होती है एस्ट्रोलॉजी की जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स और स्टार्स की आपके किसी इंसान के जन्म के समय पर, वो डिटरमाइन करती है उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को और उस इंसान के बिहेवियर को भी अफेक्ट करती है। और मॉडर्न गाइज में देखें, अगर मॉडर्न आज के युग में देखें, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द assertion that the apparent positions of the certain objects in the solar system at the time of an individual is born are somehow correlated with his or her personality. सेम है जवाब। इसमें सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कि किस तरह कोरिलेटेड है वो आपस में, और हमारी पर्सनैलिटी से, किसी इंसान की पर्सनैलिटी से किस तरह रिलेटेड है। एक्टिविटीज़, प्रेफरेंसेस एंड इवन मेजर लाइफ इवेंट्स सच एज मैरिजेस, डाइवोर्सेस, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ तक कि वो पर्सनैलिटी के अलावा और काफ़ी सारे लाइफ इवेंट्स, काफ़ी मेजर लाइफ इवेंट्स के बारे में भी बताने का दावा करते हैं। जैसे ये इंसान इस सारे प्लैनेट्स की इस अवस्था के टाइम पर, स्टार्स की इस अवस्था के टाइम पर पैदा हुआ था, तो इसकी शादी इस उम्र में होगी, ऐसी लड़की से या लड़के से होगी, और इसकी शादी कितनी चलेगी, कब डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, इसके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ये कब मरेगा या इसकी मौत के का कारण क्या है, इसका ये वो एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें बताने का दावा करती है एस्ट्रोलॉजी। अब बात ये है कि पहली बात तो ये कि सीडो साइकोलॉजीज़ बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं होती साइंटिफिक एविडेंसेस से। साइंटिफिक एविडेंस नहीं होते हैं इनके लिए कोई भी, ये बिल्कुल भी साइंस से रिलेटेड नहीं है, इनके पास कोई प्रूफ्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन पर भरोसा क्यों करते हैं? आपने कई सारे लोग देखे होंगे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस हैव पेरेंट्स लाइक, जो लोग मानते हैं, काफ़ी लोगों के पेरेंट्स तो मानते ही होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो मे बी ना माने, आज का जो यूथ है वो बहुत कम इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन पुरानी जनरेशन्स ज़्यादातर मानती हैं। तो ऐसा क्यों है, वो लोग क्यों मानते हैं? उसके कुछ रीजंस हैं जो आगे वाली स्लाइड्स में बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस। अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस क्या होता है कि इंसान क्रिटिकली नहीं सोचता है किसी चीज़ के बारे में, उसको जज नहीं करता है कि ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है, उसको सपोर्ट करने या बिलीफ उसमें करने से पहले उसको बस वो लोग देखते हैं कि ये चीज़ जो उसमें फ्लैटरिंग डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जो पॉजिटिव डिस्क्रिप्शंस होते हैं इंसान के बारे में, उसमें जो बताया जाता है कि आज आपके साथ ये अच्छा होने वाला है, आपके साथ ये ऐसा होगा, आपको एक इनाम मिलेगा, या इस तरह की कोई भी चीज़ें, या फिर इस तरह के लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनके हाथ की पिंकी फिंगर उनके थंब से बड़ी होती है या छोटी होती है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ इट, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो समझदार होते हैं, वो वाइज होते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो एक्सेप्टेंस लोग रखते हैं, जो लोग इस तरह की चीज़ों को मानते हैं, वो सीडो साइकोलॉजीज़ में, सीडो साइंसेज में बिलीफ रखते हैं। बिलीफ इज़ द अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग यू कांट प्रूव। बिलीफ, जो विश्वास जो एक होता है ना, जिसे कई लोग अंधविश्वास भी कह देते हैं कई बार, बट बिलीफ जो विश्वास होता है एक, वो अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ही तो है ऐसी किसी चीज़ का जिसे आप प्रूव नहीं कर सकते, जिसे प्रूव नहीं कर सकते उसको बस मान लेते हैं कि हाँ ये सच है। नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ
पॉजिटिव इंस्टेंसेस की फैलेसी। इसका क्या मतलब है? टेंडेंसी टू रिमेंबर अपकमिंग इवेंट्स tendency to remember uncommon events that seem to confirm our belief। ऐसे इवेंट्स को याद रखना जो कि हमारे बिलीफ को कंफर्म करते हैं, और जो बिलीफ को कंफर्म नहीं करते हैं उनको भूल जाना। दैट इज़ फैलेसी ऑफ पॉजिटिव इंस्टेंसेस। लोग जो होते हैं वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस, ऐसी उस इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं, मानते हैं जिसमें कि उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोई इंसान है, वो उसके ज़ोडिएक साइन लियो है, और उसके पार्टनर का जो पहले से मैरिड है और मे बी न्यूली मैरिड है, तो उनके बीच में काफ़ी अभी अच्छी बॉन्डिंग है, तो और उसके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन एरीज़ है, तो वो मानेगी या मानेगा कि यही परफेक्ट मैच होता है ज़ोडिएक साइंस का। एक लियो एंड एन एरीज़, ये एक परफेक्ट मैच बनाते हैं। भले ही ऐसे उनके आमने सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो जहाँ पर लियो और एरीज़ की बनती ही नहीं है आपस में, मे बी फ्यूचर में उनकी भी ना बने, बट ये इस तरह से जो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती है, फिट बैठती है, उसको वो मानते हैं सारी डिस्क्रिपेंसीज को भूल कर। एंड द नेक्स्ट इज बार्नम इफेक्ट। बार्नम इफेक्ट क्या होता है? ये एक फिनोमिना होता है जो तब होता है जब इंडिविजुअल्स ये मानते हैं कि पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शंस अप्लाई करते हैं सिर्फ उन पर, जबकि उसमें इंफॉर्मेशन में भले ही साफ दिख रहा हो कि ये ज़्यादातर लोगों पर एप्लीकेबल है, लेकिन उनको ये लगता है कि ये तो मेरे बारे में ही कहा जा रहा है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल मेरे बारे में ही कहा जा रहा है। अगर कोई बोलेगा कि आपकी गर्दन पर 3 रेखाएं होंगी, उनमें से पहली वाली छोटी होगी, बीच वाली बड़ी होगी, तीसरी वाली थोड़ी मीडियम होगी, या कुछ इस तरह से, और हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस काइंड ऑफ लाइनिंग्स ऑन द नेक, बट उनको लगेगा कि नहीं, ये तो सेम टू सेम मेरे बारे में बोल रहे हैं, देखो मेरी भी तो नेक पर ऐसा ही है। अगर उनकी फैमिली में कोई बोले भी नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही है, अरे नहीं नहीं देखो तुम्हारी थोड़ी अलग है, मेरी तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह का जो बिलीव्स होते हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे बारे में ही कहा जा रहा है, जिसे पर्सनली ले लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सबके लिए है उसको भी पर्सनली ले लेते हैं, दैट इज़ बार्नम इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है फॉर्च्यून टेलर्स। फॉर्च्यून टेलर्स की जो दुकानें होती हैं, सॉरी टू से दुकानें, अगर आप में से कोई मानता हो इन लोगों को, तो वो ऐसे ही चलती हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही चलती हैं जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं, और विश्वास रखते हैं बार्नम इफेक्ट या बाकी जो हमने 2 पहले पढ़े, फैलेसी ऑफ पॉजिटिव इंस्टेंसेस और अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस की वजह से। फॉर्च्यून टेलर्स बोलते हैं, वो इंसान को देखेंगे, अगर वो उन्हें दुखी लग रहा है तो वो बताएंगे कि आपकी लाइफ में दुख है। वो इंसान बोलेगा हाँ आपको कैसे पता स्वामी। वो फिर एक अंदाज़ा लगाएंगे, शायद आपके बेटे ने आपकी सेवा नहीं करता है, आपका बेटा आपका साथ नहीं देता है, आपकी पत्नी आपको समझती नहीं है। जब इंसान दुखी होता है तो उसको लगता है मुझे कोई नहीं समझता, और इसी वजह से उन फॉर्च्यून टेलर्स की जो बातें होती हैं इंसान को सही लगती हैं कि हाँ ये तो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे साइंटिफिक रीजंस होते हैं इनको फॉल्स प्रूफ करने के, लेकिन जो लोग मानते हैं वो उन रीजंस को नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ मानते हैं। तो ये कुछ 3 रीजंस हैं कि क्यों लोग सीडो साइकोलॉजीज में बिलीव रखते हैं। बट टू रिमेंबर, साइकोलॉजी इज़ नीदर कॉमन सेंस नॉर सीडो साइंस। ये बात हमेशा याद रखनी है कि साइकोलॉजी ना ही तो सिर्फ एक कॉमन सेंस की फील्ड है या सिर्फ एक कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, और ना ही एक सीडो साइंस है। ना तो ये सीडो साइंस है और कॉमन सेंस। काफ़ी लोग बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास क्या जाना, ये तो मैं ही तो समझदार हूँ, मुझे पता है इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जा सकता है। कोई डिप्रेशन में है तो उसको समझाओ, बेटा परेशान मत हो। सो वो लोग, उन लोगों को लगता है कि कॉमन सेंस से हम साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं हमारी लाइफ में, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है। सो टू रिमेंबर, साइकोलॉजी इज़ नीदर कॉमन सेंस नॉर सीडो साइंस। Contrary to pseudosciences, scientific psychology is based on objectivity, empirical evidence and critical thinking. इन सारी सीडो साइंसेस के कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड होती है, ये एम्पिरिकल एविडेंसेस पर बेस्ड होती है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में, कैसे हमें क्रिटिकल थिंकिंग रखनी चाहिए और कैसे वो हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है।
इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, और वो वीडियो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो उसे प्लीज़ देखिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपने अभी तक देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे खुशी हो कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की तो आप लोगों ने देखा। एंड थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा है तो, और आई होप आपने प्रीवियस सारी वीडियोस भी देख ली हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ट्यून इन रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो आते ही अपडेट मिल जाए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।